हेलो प्यारे साथियों, आप लोगों को पता है कि पिछली क्लासें जो है हमने ली हैं आप लोगों के साथ, और आज उन्हीं क्लासों के लिए हम आप लोगों के लिए लेके आए हैं प्रश्नों की एक ऐसी श्रृंखला जिसको करने के बाद आप लोगों को यह एहसास हो जाएगा कि वास्तविकता में प्रश्नों की संख्या आपके परीक्षाओं में कैसी रहने वाली है। तो बेटा जैसे कि क्वेश्चन हमने आप लोगों को इस श्रृंखला में बना के दिए हैं, वैसी ही श्रृंखला में क्या है आपकी परीक्षा में ये क्वेश्चनों की संख्या रहने वाली है। बच्चा आप हमारे साथ लगातार जुड़े रहिएगा। मैं आपको ये विश्वास दिलाता हूं कि इस सेशन में आप लोगों को इतना मजा आने वाला है कि आप लोग कहेंगे कि वाह सर, क्या जो है आप लोग हमारे लिए सीजन लेके आए हैं। तो ये क्या है सेशन आप लोगों के लिए मैं लेके आया हूं। बेसिकली मैं शेखर यादव आप लोगों का हार्दिक स्वागत अभिनंदन वंदन करता हूं। आप लोग अच्छे होंगे, ठीक है, और आपकी पढ़ाई कैसी चल रही होगी? एकदम बहुत ही जबरदस्त चल रही होगी। आइए बेटा बिना टाइम गवाए हम लोग जो है वो आते हैं अपने टॉपिक पर, और पहला क्वेश्चन जो है वो हमारा शुरू होता है किससे बेटा? देखिए आप लोगों को जो मैंने पढ़ाया है बेसिकली, तो आप लोगों को पता होगा कि मैंने आप लोगों को इतिहास पढ़ाया था बेटा। क्या पढ़ाया था? इतिहास पढ़ाया था। और इस इतिहास में हमने आपसे इतिहास का परिचय, मानव जीवन, इसके अलावा हमने जो है इतिहास के विभाजन तथा पाषाण काल को अच्छे से पढ़ा था। आज इन्हीं चारों जो हमारी सूचियां हैं, इन्हीं से हम क्या लेके आए हैं? क्वेश्चनों की श्रृंखला लेके आए हैं। देखिए बेटा आप लोगों को इतना मजा आने वाला है, मैं आपसे रियलिटी के साथ कह रहा हूं, वादे के साथ कह रहा हूं। अगर क्लास अच्छी ना लगे तो अनलाइक जरूर कर दीजिएगा, क्योंकि ये मैं अपने विश्वास पर आपको बोल रहा हूं। तो देखिएगा बेटा पहला जो क्वेश्चन आप लोगों के सामने है वो ये है कि गेहूं और जौ की फसलों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ये आपका क्वेश्चन है, और जिसमें आपसे कहा गया है कि मनुष्य द्वारा सर्वप्रथम इन्हीं फसलों को उपजाने की शुरुआत की गई थी। ठीक है बेटा, क्या हुआ था कि आपको ये कह रहा है कि मनुष्यों के द्वारा सबसे पहले गेहूं और जौ की फसलें ही उपजाई गई हैं। इन फसलों को उपजाने का क्षेत्र हिमाचल और विंध्य की पहाड़ी हुआ करता था। देखिए बेटा आप लोगों को याद होगा, जिसने भी मेरी पुरानी क्लासें ली हैं वो जरूर इस प्रश्न का आंसर कर पाएगा बेटा। और मैं दावे के साथ कहता हूं कि जितनी भी क्लासेस मैंने ली हैं सभी अगर किसी भी स्टूडेंट ने ईमानदारी के साथ ली हैं तो इस श्रृंखला के 90 से 95% क्वेश्चन को वो बिना किसी डर से सॉल्व कर लेगा। देखिए बेटा आप लोगों को मैंने बताया था कि आपका एक स्थान था जिसको हम कहते हैं मेहरगढ़, ठीक है। यहां से आप लोगों को क्या मिला है बेटा? सर्वप्रथम यानी कि प्रथम कृषि प्रमाण अगर आपको बताया जाए तो आपको कहां से मिले हैं बेटा? तो आपको मेहरगढ़ से मिले हैं। तो ये आपका ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल सही होता है, क्योंकि यहां पर आपको गेहूं और जौ के क्या मिले थे? प्रमाण मिले थे बेटा। इसके अलावा अगर बात की जाए कि हिमाचल और विंध्य की जो पर्वतमाला है यहां से कोई साक्ष्य मिला था बेटा, तो ऐसा कोई भी साक्ष्य हम लोगों को देखने को नहीं मिला था। आइए हम अपने ऑप्शन पढ़ते हैं। तो आपके ये ऑप्शन रहे हैं केवल 1, केवल 2, 1 या 2 दोनों, या फिर 1 न तो 2। तो आप लोगों को पता है कि आपका ऑप्शन नंबर 1 सही है, अर्थात केवल 1 आपका ऑप्शन नंबर सही होगा। प्यारे बच्चों आपको समझ में आया होगा किस तरीके से मैंने इस क्वेश्चन का आंसर किया है। ठीक है बेटा, आप लोगों को आगे मैं बताता हूं। तो देखिएगा आप लोगों को दूसरा क्वेश्चन जो है वो यहां पर मिलने वाला है। ठीक है बेटा, तो आप लोग जरा इस क्वेश्चन को देखिएगा। देखिए बेटा इसमें दूसरा क्वेश्चन कहा गया है आप लोगों के सामने जो है वो क्या दे रखा है, तो आप लोगों को पता होगा बेटा। तो ये क्वेश्चन आप लोगों के सामने आया है इस तरीके से कि भारतीय उपमहाद्वीप यानी कि जिसको हम क्या कहते हैं, भारत पाकिस्तान वाला जो क्षेत्र है बेटा उसको हम क्या कहते हैं? भारतीय उपमहाद्वीप कहते हैं। इसके संदर्भ में कुछ जो है कथन हमें बताए गए। क्या क्या है? तो पहला कथन कहा जाता है कि आरंभिक नगरों का विकास सिंधु तथा उसकी सहायक नदियों के किनारे हुआ है। बिल्कुल सही बात है। आप लोगों को हमने बताया था कि आरंभिक जो नगर थे यानी कि आरंभिक नगर जो हैं इनका विकास आप लोगों को पता होगा कि कहां पर हुआ था। देखिए बेटा आप लोगों को पता है कि आरंभिक नगरों में आपका जो आता है वो सिंधु घाटी की सभ्यता आती है, क्योंकि पहली नगरीय सभ्यता वही थी। ठीक है, तो ये क्वेश्चन वहीं से लिया गया है। इसके अलावा इसका ऑप्शन दूसरा जो है वो क्या कहता है? गंगा व इसकी सहायक नदियों के किनारे नगरों का विकास लगभग 5000 वर्ष पूर्व माना जाता है। क्या आपको लगता है कि यह सही है? देखिए बेटा पहला आपका ऑप्शन क्या है? बिल्कुल सही है। और दूसरा कैसा है बेटा? तो ये गलत है, चूंकि क्या है कि गंगा की जो सहायक नदियां हैं या गंगा है वहां पर 2500 ईसा पूर्व यानी कि 2500 वर्ष पूर्व
आपका क्या हुआ है, नगरीय विकास हुआ है बेटा। कितने टाइम पहले, तो 2500 वर्ष पूर्व जो है वो क्या हुआ है, नगरीय विकास हुआ है, ना कि 5000 वर्ष पूर्व। तो आपका ऑप्शन क्या सही होगा बेटा, केवल एक। समझ में आया बच्चों? आप लोगों को बहुत मजा आएगा, बस हमारे साथ जो है धैर्य के साथ आप लोग बने रहिएगा। मैं आपको ये विश्वास दिलाता हूं कि एक भी क्वेश्चन जो है वो ऐसा नहीं होगा जो कि आपकी समझ से बाहर चला जाए। सॉरी बेटा। अब बात आती है कि हमारे देश, देखिए आप लोगों को भी पता है हमारा जो देश है अभी इस समय रिसेंट में हमारे देश का नाम जो है वो चर्चा में रहा है, क्योंकि इंडिया और भारत के नाम को लेकर तमाम तरीके की क्या चल रही थी, विचारधाराएं चल रही थी, जो कि राजनीतिक पार्टियों की देन थी। हमें उससे कोई लेना देना नहीं है, हमें मतलब किससे है, अपने क्वेश्चन से और सिलेक्शन से। तो इसमें कहा गया है बच्चा, इसमें कहा गया है आपसे कि लगभग 2500 ईसा पूर्व में उत्तर पश्चिम की ओर से आने वाले ईरानियों तथा यूनानियों ने सिंधु को हिंदोस कहा अथवा इंदोस कहा। देखिए बेटा, इनके यहाँ पर सा का प्रोनाउंसिएशन जो है वो किस तरीके से होता था, हा के रूप में होता था, इसलिए इन्होंने सिंधु को हिंदू कहा। क्या कहा बेटा, सिंधु को हिंदू कहा। आप लोगों को पता होगा कि हमारे देश की ये जो है वो प्रमुख नदी रही थी उस समय, तो इसको क्या कहा, हिंदू कहा। और हिंदू या हिंदोस या इंडोस इसको नाम दिया गया, इंडोस, जिससे हमारे देश का नाम क्या पड़ा बेटा, इंडिया कहा गया। इसके अलावा इन्होंने दूसरा ऑप्शन दिया है कि भारत के नाम का प्रयोग उत्तर पश्चिम, यानी कि जो आपका कश्मीर वाला क्षेत्र है, उत्तर पश्चिम में रहने वाले लोगों के एक समूह के लिए किया जाता था। इस समूह का उल्लेख संस्कृत भाषा की आरंभिक कृति ऋग्वेद में किया गया है। किसमें किया गया है, ऋग्वेद में मिलता है। ये बात बिल्कुल सही है बच्चा। ऋग्वेद से क्या है, आपको भारत के नाम का वर्णन मिलता है, जिससे बताया जाता है कि हमारे देश का नाम क्या पड़ा है, तो हमारे देश का नाम भारत पड़ा है। तो ये क्या है बेटा, दोनों के दोनों ऑप्शन आपके कैसे हो चुके हैं, सही हो चुके हैं। और आई होप कि आप लोगों को क्या है, यानी कि इसका ऑप्शन क्या सही होगा, तो ऑप्शन सी 1 और 2 दोनों सही होगा। मुझे ये विश्वास है कि आप लोगों को भी क्या है, ये क्वेश्चन के आंसर जो है वो आ रहे हैं। और मैं ये दावा देता हूं कि जिस बच्चे ने मेरी पूरी क्लास की हैं उनको ये क्वेश्चन जो है वो जरूर क्या है, समझ में आ रहे होंगे और वो इनके आंसर भी कर पा रहे होंगे। देखिए बेटा, मैं आपसे एक बात कहूंगा, जितने लोग ये वीडियो देख रहे हैं, ईमानदारी से अपने इस बड़े भाई की बात को मानते हुए एक बात हमें जरूर ईमानदारी से बताइएगा कि इस श्रृंखला के कितने क्वेश्चन का आंसर आप लोगों ने सही किया। वो कमेंट बॉक्स में जरूर कीजिएगा कि जितने क्वेश्चन इस श्रृंखला में हैं उसमें से कितने क्वेश्चन का आंसर आप लोगों ने सही किया। ठीक है बेटा, तो इसके बाद जो अगला क्वेश्चन आपका आता है हमारे सामने, तो ये अगला क्वेश्चन क्या है, पांडुलिपि। ठीक है, अब सबसे बड़ा क्वेश्चन ये उठता है कि भैया आपने पांडुलिपि के बारे में तो बताया ही नहीं, पांडुलिपि क्या होती है। तो मैं आपको बता दूं बेटा कि ये विशेष प्रकार की क्या होती है, एक पत्र, यानी कि आज के समय में जैसे हम लोग नोट पर लिखते हैं, नोट्स होता है, कॉपी होती है, पेज होता है, लेकिन उस समय ऐसा नहीं था। उस समय क्या था, तो देखिएगा कि अतीत में हाथ से लिखी हुई पुस्तकें पांडुलिपि कहलाती थी। बिल्कुल सही बात है, क्या कहलाती थी, पांडुलिपि कहलाती थी। अंग्रेजी में पांडुलिपि को मैन्यूस्क्रिप्ट का मतलब होता है बेटा हाथ से लिखने या हाथ से लिखा हुआ। कैसा, हाथ से लिखा हुआ इसका अर्थ होता है। ठीक है, मैन्यूस्क्रिप्ट शब्द का प्रयोग जो कि लैटिन भाषा के शब्द मेन्यू, जिसका अर्थ क्या है, हाथ से निकलता है। ठीक है, तो मैन्यूस्क्रिप्ट क्या हुआ बेटा, हाथ से लिखा हुआ। इसके अलावा सी ऑप्शन जो है वो क्या कहता है, पांडुलिपियां ताड़ के पत्तों को काटकर अथवा हिमालय क्षेत्र, ये विशेष रूप से कहां पर पाया जाता है बेटा, तो हिमालय में पाया जाता था, उगने वाला भुर्ज नामक पेड़ होता है, जिसकी छाल को विशेष तरीके से क्या किया जाता था, भोजपत्र पर लिखी जाती। देखिए क्या होता है, एक जो है वो पेड़ होता है जिसका नाम होता है भुर्ज, जो बेसिकली आपका जम्मू कश्मीर में पाया जाता है। इसकी जो छाल यानी कि जो बकली होती है, इसको उपाट कर क्या किया जाता है, इसको पानी में गर्म किया जाता है, जिससे कि नरम हो जाता है और बाद में इस पर लिखावट की जाती है। ठीक है बेटा, समझ में आया। इसके अलावा जो इसमें डी ऑप्शन दिया है, पांडुलिपियां केवल मंदिरों, देखिए आज मैं आपको एक बात बता दूं,
जीएस के लिए सबसे अच्छी बात मैं आपको बता रहा हूं, जब भी किसी भी ऑप्शन में आपको सिर्फ या फिर केवल या ओनली जैसे शब्द मिले तो आप सीधे से अपने दिमाग में ये समझ लीजिए कि ये ऑप्शन बिल्कुल क्या है, गलत है। तो पांडुलिपियां केवल मंदिरों और बिहारों में प्राप्त नहीं हुई हैं, ठीक है, ये क्या कहते हैं, पांडुलिपियां केवल मंदिरों और बिहारों से प्राप्त होती हैं जो कि केवल संस्कृत भाषा में लिखी गई थी। तो ऐसा नहीं है बेटा, ये कई और जगह से भी क्या है, प्राप्त हुई हैं, ठीक है, ये मंदिरों और बिहारों में नहीं। अब कुछ लोगों का ये मानना होगा भैया मंदिर तो हम जानते हैं, बिहार नहीं जानते। तो देखिए बेटा, बौद्ध धर्म जो है वो आप जानते हैं, उस धर्म में जो मंदिर होता है यानी कि अपना मंदिर होता है, हम लोग हिंदू धर्म के लोग मानते हैं, वैसे ही जो बौद्ध धर्म को अपनाते हैं वो उस मंदिर का नाम क्या कर देते हैं, बिहार कर देते हैं, जहां पर बौद्ध की पूजा की जाती है। समझ में आ गया होगा आपको। चलते हैं, अब देखिए इसमें ऑप्शन कौन कौन से सही हैं, तो आप लोगों को इसमें क्या कहा गया है, कौन सा सही नहीं है, तो यही बेटा आपका डी ऑप्शन जो है वो क्या है, सही नहीं है। बाकी के तीनों कैसे हैं आपके, एकदम से सही हुए हैं, ठीक है। आगे हम चलते हैं कि अपना पांचवा जो क्वेश्चन है उसको हम देखते हैं कि पांचवा क्वेश्चन हमारा क्या कहता है, ठीक है। पांचवा क्वेश्चन जो कि हमारा इस प्रकार से है, देखिए, अभिलेखों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर हमें विचार करना है। ऐसे लेख जो केवल, देखिए अभी मैंने आपको बताया था, ध्यान रखिएगा, केवल आ गया यहां पर, यानी कि ये ऑप्शन कैसा हो जाएगा, गलत हो जाएगा। तो पढ़ते हैं पहले, ऐसे लेख जो केवल पत्थरों पर उत्कीर्ण किए जाते थे अभिलेख कहलाते हैं। नहीं बेटा, ऐसा नहीं है। अब इसके अलावा दूसरा ऑप्शन क्या कहता है, कभी कभी शासक अथवा अन्य लोग अपने आदेशों, किसके लिए, तो इनका प्रयोग आदेशों को इस तरह उत्कीर्ण करवाते थे ताकि लोग इन्हें देख व पढ़ सकें अथवा उनका पालन कर सकें। तो ये ऑप्शन आपका जो बी है इसमें पूछा गया है, सही है, ठीक है। तो इसमें केवल आपका बी ऑप्शन यानी कि केवल 2 सही है और ए कैसा हो जाएगा बच्चा, तो ए आपका गलत हो जाएगा, क्योंकि इसमें केवल, देखिए आपके जो अभिलेख होते हैं बेटा वो आपके पत्थरों पर, ठीक है, आपकी धातुओं पर, ठीक है, तमाम तरीकों की चीजों पर क्या होते हैं, ये उत्कीर्ण करवाए जाते हैं, जिनको हम एक तरीके का आदेश पत्र या फिर अपने राजा का सहयोग पत्र समझते हैं। आगे हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, यानी कि हमारा छठवां क्वेश्चन किस प्रकार से है आप लोगों के सामने, तो जरा देखिएगा बेटा। तो ये हमारा क्या है, छठवां क्वेश्चन आप लोगों के सामने है। इसमें क्या कहा गया बेटा, तो इसमें कहा गया अभिलेखों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर, ये क्वेश्चन जो है वो थोड़ा गलत टाइप हो गया है बेटा। तो मैं आपको बता दूं कि बेसिकली इस क्वेश्चन में क्या होगा, ये क्वेश्चन जो है वो कैसा हो गया है, गलत टाइप हो गया है। इनसे जो हमारे टाइपिस्ट हैं इन्होंने ये गलत कर दिया, हालांकि अभी मैं इसको छोड़ता हूं, ठीक है, आगे के क्वेश्चन पर देखता हूं कि आगे क्वेश्चन हमारा क्या है, ठीक है बेटा। तो आगे हमारा जो 7वां प्रश्न है वो इस प्रकार से है, देखिए, मध्य पाषाण काल में जलवायु परिवर्तन से आए नए बदलाव, किससे बेटा, यहां पर समझिएगा मुख्य थीम क्या है, जलवायु परिवर्तन से, किसमें, मध्य पाषाण काल में आए बदलावों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। इसमें पहला ऑप्शन आपको दिया गया है बेटा, क्या है, बदलावों से तापमान में वृद्धि हुई और घास के मैदान विकसित हुए। ये बात बिल्कुल क्या है, सत्य है, यानी कि ऑप्शन ए आपका सही हो गया। इसी काल में मछली के भोजन को, ठीक है, मतलब मछली जो है वो भोजन का महत्वपूर्ण स्रोत बनी, सही है। इसके अलावा गेहूं, जौ और धान जैसे अनाज प्राकृतिक रूप से उगने लगे, ठीक है, कैसे उगने लगे, प्राकृतिक रूप से उगने लगे, यानी कि इनकी उपज जो है, अब आप लोग यहां पर ये सेंस मत लगा लीजिएगा कि अपने आप उगने लगे, ठीक है, अब तो इनकी क्या है, उपज आरंभ हो चुकी थी लगभग, अगर ये समझा जाए तो मध्य पाषाण काल में, ठीक है, इनकी क्या हो चुकी थी, लगभग जो है कृषि, अगर हमसे बात की जाए, सॉरी मध्य पाषाण काल में नहीं, मतलब जो है वो आपकी नव पाषाण काल से क्या है, कृषि का आरंभ समझा जाता है। अर्थात ये जो आपका आंसर है वो कैसा हो जाएगा, गलत हो जाएगा। तो हमारा आंसर कौन सा होगा, ठीक है, तो हमारा ऑप्शन जो है वो सही कौन सा होगा बेटा, तो हमारा ऑप्शन जो है वो
इसमें ऑप्शन जो है वो थोड़ी मिस्टेक है, ठीक है। तो ऑप्शन हमारा सही होगा 1 और 2, ठीक है। बाकी का 3 क्या है, ऑप्शन गलत है, ये थोड़ी सी मिस्टेक है आपके ऑप्शन में। ऑप्शन क्या सही होगा, 1 और 2। आते हैं हम अगले क्वेश्चन यानी कि 8 नंबर पर, ठीक है। देखेंगे बेटा किस प्रकार से हमारा 8वां क्वेश्चन जो है वो हमसे क्या कहता है। अब आ जाइएगा 8वां क्वेश्चन, इतना धमाकेदार है बच्चा कि आप लोगों को क्या है एकदम से मजा आ जाने वाला है। आइए तबाही मचा दीजिए, एकदम धुआं से धाड़ कर दीजिएगा, सेशन को आग लगा दीजिएगा बिल्कुल। तो इसमें क्या है, सूची को सुमेलित करना है, और कैसे सुमेल करना है, तो आपको यहां पर डेट दी गई है, इस डेट को क्या है आपको मैच करना है। तो पुरा पाषाण काल जो है वो सबसे प्राचीन समय रहा है बेटा। तो आप लोगों को मैं बता दूं कि इसका मेल जो है वो किससे होगा, ऑप्शन नंबर 2 से होगा, क्योंकि 20 लाख वर्ष से कितना 12,000 वर्ष पूर्व तक आपका क्या रहा है, पुरा पाषाण काल। मध्य पाषाण काल की अगर बात की जाए तो मध्य पाषाण काल आपका रहा है 12,000 से 10,000 पूर्व तक। अगर इसके अलावा बात की जाए आपके उत्तर पाषाण काल की, यानी कि इसको ही हम क्या कहते हैं, नव पाषाण कहते हैं। क्या कहते हैं मेरे लाल, तो नव पाषाण कहा जाता है। और इसका लिंक हम किससे करेंगे, ऑप्शन ए से, और ऑप्शन सी का ऑप्शन 4 से। तो हम देखते हैं कि ए किसमें है, 2, ठीक है, और बी वाला जो ऑप्शन है यानी कि हमारा जो 1 है उसका मिलन किससे है, डी से। तो जिसमें देख लीजिएगा कौन सा ऑप्शन आपका सही होगा। तो 1 का 2 इसमें है, इसमें भी है, इसमें भी है, ठीक है। अब इसके अलावा हमें देखना क्या है, तो देखना है हमारा बी ऑप्शन, ठीक है। तो बी ऑप्शन हमारा किससे मिलता है जाके, तो वो 3 से मिलता है। इसके अलावा हमारा सी ऑप्शन 4 से मिलता है, अर्थात हमारा ऑप्शन सही कौन सा होगा बेटा, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर आपका होगा, ठीक है। आते हैं हम अपने नेक्स्ट जो क्वेश्चन है हमारा, अगला जो हमारा प्रश्न है इस पर हम आते हैं आपके सामने, ठीक है। इसमें क्या कहा गया है गुरुजी, तो निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। इसमें कहा गया है कि पुरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल, नव पाषाण काल, ठीक है। उपयुक्त में से क्या है, किस काल के औजारों को माइक्रोलिथ अथवा लघु पाषाण कहते हैं। माइक्रो मीन्स मतलब होता है छोटे छोटे पत्थरों से। किससे होता है बेटा, छोटे छोटे पत्थरों से, या लघु का भी मतलब क्या है, छोटे छोटे। तो आपको पता है बेटा, ठीक है, आपको क्या पता है, तो गुरुजी मुझे ये पता है कि आपका जो नव पाषाण काल यानी कि ऑप्शन सी है या 3 है, ये क्या है, बिल्कुल सही ऑप्शन है गुरुजी। क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि आपका पुरा पाषाण काल में कौन सा पत्थर यूज हुआ था, तो आपको पता होगा। तो आपका ऑप्शन मैं बता दूं तो यहां पर क्वार्टजाइट, कौन सा पत्थर बेटा, तो क्वार्टजाइट। यहां पर आपका चर्ट कौन सा था, तो चर्ट नाम का था। और यहां पर आपका क्या था, लघु पत्थर यानी कि छोटे छोटे पत्थर, लघु पाषाण, ठीक है। इनको ही हम क्या कहते हैं, चमकीले पत्थर भी कहते हैं। चर्ट को कैसा कहते हैं, चमकीले पत्थर, ठीक है। आई होप कि आपको ये बिल्कुल क्वेश्चन समझ में आया होगा। चलते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बेटा, किसकी तरफ, नेक्स्ट क्वेश्चन यानी कि 10 नंबर पर। अब यहां पर हमसे कहा गया है, हुंगी के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। हुंगी से पुरा पाषाण युग के कई साक्ष्य प्राप्त हैं, बिल्कुल सही है बेटा। यहां से प्राप्त अधिकांश औजार बलुआ पत्थर से क्या है, बलुआ पत्थर से बनाए गए हैं, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन से सही हैं। देखिए बेटा, बेसिकली अगर बात की जाए हुंगी, आपका ये आपका एक पाषाणिक स्थल है, और ये बेसिकली कहां पर है, तो आपका कर्नाटक में। कहां पर पड़ता है, कर्नाटक में पड़ता है। और यहां पर किस तरीके के पत्थरों का प्रयोग होता है, बलुआ पत्थरों का। यानी कि आपके ए और 1 और 2 ऑप्शन क्या है, करेक्ट हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम आते हैं जल्दी से। तो हम अपने क्वेश्चन पर आते हैं, किस पर, 11 नंबर। इसमें क्या कहा गया है, भारत में शुतुरमुर्ग के साक्ष्यों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। बेटा मुझे इतना पता है कि आपने ये क्वेश्चन पहले कभी नहीं पढ़ा होगा, लेकिन आपको एक बात और बता दूं, ये भी क्या है, कई परीक्षाओं में पूछा गया है। और जितने क्वेश्चन मैंने आपको कराए हैं वो कहीं ना कहीं किसी न किसी परीक्षा में पूछे गए हैं। आप भी तैयार होइएगा। देखिए
आपको मैं बता दूं, भले ही क्वेश्चन नंबर 11 चल रहा है, लेकिन इनके ऑप्शन जो है वो खुद में एक क्वेश्चन है, इसलिए इनको अच्छे से देखिएगा और समझने का प्रयास कीजिएगा ताकि आपसे कोई भी गलती ना हो। तो देखिएगा, पहला ऑप्शन है भारत में शुतुरमुर्ग होने के प्राचीनतम प्रमाण जो है वो नवपाषाण से मिले हुए। कहां से मिले हैं? सॉरी दोस्तों, ठीक है, नवपाषाण युग से मिले हैं। दूसरा ऑप्शन आंध्र प्रदेश के पटने, ये जगह है पटने नामक पुरा स्थल से शुतुरमुर्ग के अंडों के अवशेष प्राप्त हुए हैं। इसके अलावा ऑप्शन नंबर 3 है प्राग ऐतिहासिक काल में शुतुरमुर्ग के अंडों के छिलकों पर चित्रांकन। ये चीज ध्यान रखिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, छिलकों पर क्या हुआ है? चित्रांकन हुआ है, जिसके प्रमाण इनको जो है वो देखने को मिले हैं बेटा। देखिए, ये आपका ऑप्शन गलत है, ऑप्शन नंबर बी भी आपका क्या है? गलत है, क्योंकि इनके प्रमाण हमें देखने को नहीं मिलते हैं। दूसरी चीज, जो ये पटने नामक स्थल है, बेसिकली बेटा ये आपके महाराष्ट्र में है, ना कि आंध्र प्रदेश में है, इसलिए ये क्या है? गलत है। और ऑप्शन सही कौन सा है मेरे लाल? तो ऑप्शन नंबर 3 क्या है? केवल 3 आपका ऑप्शन सही हो जाता है। यहां से हमें क्या मिला है तो आपको बता दें, अंडों के छिलके और क्या मिला है? अंडों के छिलकों पर चित्रांकन मिला है। आइएगा हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 12। देखिए बेटा, अगर आप लोग हमारे साथ रुके रहेंगे तो मुझे विश्वास है कि आप बहुत कुछ यहां से लेके जाएंगे और यह भी यकीन दिलाते हैं कि कोई भी क्वेश्चन भविष्य में आपका इस तरीके से गलत नहीं होगा। देखिए, बहुत ही इजी क्वेश्चन आया है। निम्नलिखित में से सबसे पहले किस जंगली जानवर को पशु या पालतू बनाया गया? आप लोगों को पता होगा मेरे बच्चे, तो सबसे पहले मध्य पाषाण काल में पालतू बनाया गया कुत्ते को। किसे बनाया गया? कुत्ते को। ऑप्शन हमने आपका सही कर दिया है, सी। ठीक है, चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन यानी कि 13 पर। यह क्वेश्चन थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन है। तो निम्नलिखित में से किन स्थलों पर पुरातत्वविदों को शुरुआती कृषकों और पशुपालकों के होने के साक्ष्य मिले? पय्यमपल्ली, हुल्लूर, ठीक है, मेहगड़ा, गुफकराल और बुर्जहोम। तो मैं आपको बता दूं मेरे बच्चा, ये पांचों के पांचों स्थल याद कर लीजिएगा। पांचों के पांचों स्थल ऐसे हैं जहां से हमें कृषि और पशुपालन के क्या है बेटा? पशुपालन के प्रमाण देखने को मिलते हैं। यानी कि ऑप्शन 1, 2, 3, 4, 5 क्या हो जाएगा? सही आंसर आपका हो जाएगा। ठीक है, आगे हम बढ़ते हैं मेरे बच्चा। ठीक है, इसमें क्वेश्चन दिया गया है, 14 नंबर क्वेश्चन है आपका आपके सामने। और फिर से हमसे कहा गया है कि गुरुजी सुमेल कीजिए। कैसा कीजिए? सुमेल कीजिए। आप लोग देखिएगा, मेहरगढ़ आपको मैंने बताया था ये कहां पर है, तो ये बलूचिस्तान में है, बलूचिस्तान में। ठीक है, कोल्डी हवा कहां पे है आपका? तो ये आपका यूपी में है। चिरांद कहां पे है आपका? बिहार में है। और गुफकराल आपका जम्मू कश्मीर में है। इस गुफकराल को कुमार की गुफा भी कहा जाता है मेरे बच्चा। क्या कहा जाता है? कुमार की गुफा। ये क्वेश्चन भी कई बार आपका एग्जाम में पूछा गया है बेटा, बहुत इंपॉर्टेंट है। अब हम इनको मिला लेते हैं। ठीक है, मेहरगढ़ कहां पे है? बलूचिस्तान या फिर पाकिस्तान। ठीक है, ये बिल्कुल सही है। तो आप देखिएगा, ऑप्शन ए है, इसकी मुलाकात हम कराते हैं किससे? 3 से। तो आपको पता होगा ऑप्शन नंबर बी ही एक ऐसा है जिसमें ए ऑप्शन 3 रखा गया है। ठीक है, ये जरूर आप याद रखिएगा कौन सी जगह कहां पर है। मेहरगढ़ बलूचिस्तान, कोल्डी हवा उत्तर प्रदेश, चिरांद जो है बिहार, और जम्मू कश्मीर में कौन सा है? गुफकराल या बुर्जहोम। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर बेटा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में भी क्या है, हमसे पूछा गया है कि गुरुजी जो है इनका मेल कीजिएगा, इन युग्मों पर विचार करें। मेहगढ़ आपका उत्तर प्रदेश में है, सही है। बुर्जहोम आपका कश्मीर में है, बिल्कुल सही है। हुल्लूर आपका कहां पर है? तो मेरे बच्चा ये आंध्र प्रदेश में नहीं है। ये आपका कहां पर है? तो ये आपका कर्नाटक में है। कहां पर है? कर्नाटक में है। और पय्यमपल्ली आपका कहां पर है? तो ये वर्तमान तमिलनाडु में। कहां पर है बेटा? मेरे साथ एक बार बोलिएगा आप, कहां पर होगा? तमिलनाडु में।
देखो एक बात आपको मैं बता दूं जो कि फैक्ट मैंने पढ़ा है, ये दो जो जगह हैं पय्यमपल्ली और हल्लूर, ये बेसिकली जो आपकी एनसीईआरटी है, एनसीईआरटी वो भी किसकी, क्लास 6 की, उसमें ये दोनों जगह आंध्र प्रदेश की बताई जाती है। क्योंकि आपको पता होगा कि आंध्र प्रदेश से ही टूट के निकला है आपका क्या, तेलंगाना। ठीक है, तो ये क्या हो चुका है, आपका राइट आंसर हो चुका है। तो आप लोग जो है आप यहां तक इसको समझिएगा। ठीक है, आशा करता हूं कि ये 15 क्वेश्चन की जो सीरीज है आपको बहुत ही प्यारी लगी होगी बेटा। यहां से आगे की सीरीज हम जो है आगे शूट करेंगे, आगे आपके सामने लेके आएंगे। ठीक है, एक बात बच्चा ध्यान रखिएगा, आपके कमेंट से हमें मोटिवेशन मिलता है, तो ये हम भी आशा करते हैं इतनी मेहनत करने के साथ साथ कि आप लोग क्या करें, कमेंट जरूर करें। देखिए जैसा भी लगे, अगर आप में मुझे कोई कमी लग रही है तो प्लीज कमी बताइएगा ताकि हम उसको अपना सुधार कर सकें, और अगर अच्छी लग रही है तो अच्छे तरीके से कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। ठीक है, क्या बिल्कुल मत भूलिएगा वीडियो को शेयर करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद दोस्तों।